जहां इजराइल ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। अगले 14 दिनों में क्या होने वाला है? 14 दिन का ऑर्डर, क्या नया गाजा बॉर्डर बनाने की है तैयारी? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। 39 दिनों से गाजा में विनाश जारी है। इजराइल लगातार हमास पर बारूद बरसा रहा है, तो हमास की तरफ से भी रॉकेट हमले जारी हैं। लेकिन अब यह युद्ध महाविनाश की ओर रुख कर चुका है, क्योंकि इजराइल ने 14 दिन का प्रण लिया है। दावा है कि इजराइल 14 दिन में हमास को खत्म करना चाहता है। उधर ईरान से भी खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि ईरान भी जंग में कूदने की कर रहा है तैयारी। वहीं हिजबुल्लाह भी रुकने को तैयार नहीं है। लेबनान से विध्वंसक हमले जारी हैं और इस बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होने वाली है। सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात गाजा युद्ध पर असर डालेगी? तो कुछ अहम सवाल भी हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, उससे जुड़ी चर्चा जरूर करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अल-कसाम का गाजा में काउंटर अटैक। अल-कसाम ने आईडीएफ को बनाया है निशाना और हमले में आईडीएफ की गाड़ियां भी नष्ट हो गई हैं। देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जोरदार हमला था, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अल-कसाम ने जोरदार हमला बोला है आईडीएफ के ऊपर। तो देखिए 14 दिन का टारगेट रखा है इजराइल ने। 14 दिन के अंदर अंदर हमास को पूरी तरह से खत्म करने की अब की जा रही है बात। यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें 14 दिन की मियाद का जिक्र किया गया है। इस दावे के क्या है मायने, कौन कर रहा है इजराइल की तरफ से यह दावा, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल एली कोहेन का ये दावा सामने आया है। वो कहते हैं कि इजराइल के पास 14 दिन का वक्त बचा है। युद्ध जल्द खत्म करना अब जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी बातचीत जारी है, 2-3 हफ्ते में दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसका जिक्र किया गया है। जी हाँ, एली कोहेन का यह दावा है, जिससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बंधकों की रिहाई पर दुनिया इजराइल के साथ है। बंधकों की रिहाई तक युद्ध नहीं रुकेगा। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सवाल ये, क्या अब इजराइल और विनाशक हमले करने वाला है और क्या जंग में अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा? जी हाँ, तो इन तमाम अहम सवालों पर भी बात करनी होगी कि क्या यह जंग और ज्यादा भयावह रूप आने वाले वक्त में लेती हुई नजर आएगी और इन 14 दिनों की मियाद का आखिर क्या मतलब है। गाजा जंग और विध्वंसक होने की आशंका है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन का ये बड़ा दावा। इजराइल के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त, 14 दिन में जंग खत्म करना जरूरी है। जंग रोकने के लिए हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, यह बात भी मानी गई है इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से। इस बयान के क्या मायने समझते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और राजपुरोहित साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। राजपुरोहित साहब, क्या लगता है और 14 दिन की मियाद का क्या मतलब है ऐसे युद्ध के बीच? जी, ये बहुत अहम है कि युद्ध को निर्णायक मोड़ पर लेकर आया जाए। लेकिन वो युद्ध जो कि पिछले 35 दिन से चल रहा है, 36वां दिन आ गया है। हम पहले भी कह रहे थे कि 800 मीटर पर टारगेट है, 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा और विध्वंसक हो जाएगा। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम ये युद्ध उस दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जो कि मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं देता। हर बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के नीचे टनल्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, चारों तरफ हमास के टेररिस्ट हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी हालात में जब भी एक टारगेट तय करते हैं, वहां पर हमला करते हैं, उसको कब्जे में करते हैं, तब तक हमें एक नया टारगेट नजर आता है। तो इस तरह इजराइल के ऊपर हम प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी खत्म करें। दूसरी तरफ हमास बंधकों को राजी करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अभी न्यूज़ दिखाई कि हाँ, अभी वो राजी हो गए, लेकिन उनका कमांडर छोड़ा जाए। बिल्कुल, वेस्ट बैंक का बड़ा कमांडर छोड़ा जाए, ये शर्त रखी गई है। जी, जब ये शर्त रखी गई है तो वो अपनी पहली शर्त पे ही पीछे चले गए कि पहले उन्होंने बंधकों को छोड़ना है। जी,
अब उस वक्त को छोड़ करके ये चाहते हैं कि युद्ध को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, और इससे पहले भी एक बड़ी शर्त इजराइल के सामने रखी गई थी कि हम बंधकों को तभी छोड़ेंगे जब फिलिस्तीन के कैदी जो कि इजराइल की जेल में बंद है उन्हें छोड़ा जाएगा। ये सबसे प्रमुख शर्त थी हमास की, जो कि अभी तक इजराइल की ओर से मानी नहीं गई है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। तुलकर्म कैंप में हिंसक झड़प, इजरायली सेना और हमास लड़ाकों में फायरिंग हुई है। तो देखिए, तुलकर्म कैंप में हिंसक झड़प की खबर है। यहां बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच गन फाइट हुई है। और इस बीच नॉर्थ गाजा से एक बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा में आमने सामने की जंग चल रही है। आईडीएफ के जवानों पर हमास ने बोला है हमला। इजरायली सैन्य वाहनों को इस ताजा हमले में बनाया गया निशाना। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है। आईडीएफ के कई जवान मार गिराए गए हैं, ये दावा किया गया है हमास की तरफ से। आईडीएफ के कई जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये उस हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर हमास के लड़ाकों ने ये बड़ा हमला किया है। और अगली बड़ी खबर, गाजा जंग पर इजराइल से हुआ है बड़ा खुलासा। गाजा जंग जल्द खत्म करने की तैयारी हो रही है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है। सरकार ने खराब मौसम का हवाला दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव असली वजह है। तो जल्द खत्म होगा युद्ध, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके पीछे किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और इसकी असली वजह क्या है, यह भी हम समझने की करेंगे कोशिश। इजराइल का तर्क देखिए क्या है। खराब मौसम में जंग मुश्किल है, यह साफ तौर पर बताया गया है। सर्दियों में हमलों में दिक्कत होगी। और इसकी असली वजह क्या है? इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो इसकी असली वजह माना जा रहा है। जी हां, असली वजह का जिक्र समीर ने किया। और कुल मिलाकर इजराइल के ऊपर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ये सभी जानते हैं। खुद इजराइल ने भी माना है इस बात को। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या सबसे आधुनिक सेना सर्दियों में जंग नहीं लड़ सकती है? दूसरा ये, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से जंग जल्द खत्म हो जाएगी? जी हाँ, ये तमाम अहम सवाल हैं। कई मोर्चे खुलने से इजराइल फंस चुका है। एक जरूरी बात यहां पर यह भी नजर आती है। आप देखिए किस तरह से यमन की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हूती वहां पर मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लेबनान यमन से लगातार हमले हो रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है इजराइल के लिए। अंजलि जी हाँ, तो ये जरूरी बातें हैं और कुछ अहम सवाल भी हैं कि जंग कब खत्म होगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बहल साहब भी है, उनका रुख करना चाहूंगी। बहल साहब, क्या लग रहा है आपको, आईडीएफ जिस तरीके से ऑपरेशन अपना चला रही है हमास के खिलाफ, ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर है इजराइल के ऊपर, खुद इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास 14 दिन का समय बचा है, ये सब कुछ क्या इशारा करता है? क्या जंग अब जल्द खत्म हो जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अंजलि जी आपने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल प्रेशर ही मेन रीजन है। और ये जो विंटर की बात करते हैं, ये यूक्रेन नहीं है जहां पे आइस या बहुत ज्यादा स्लशी ग्राउंड बन जाएगा जिससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा वहां पे नहीं है, या बहुत लो टेम्परेचर आएंगे, ये वो जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन रीजन है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। चाहे आप अमेरिका के अंदर देखिए, फ्रांस, यूके या कनाडा या दूसरे देशों में देखिए। और दूसरी बात है, अगर आपको याद होगा कि गोल्डा मेयर जब 1973 में वो घुस गए थे 3 देशों से अंदर इजराइल के अंदर, तो इजराइल का वॉर जीतने के बाद भी गोल्डा मेयर इलेक्शन नहीं जीती थी। अब नेतन्याहू को भी यही चिंता है कि आगे आने वाले समय में क्या वो इलेक्शन जीतेंगे। उनको ये नहीं चाहते कि ये जो वॉर है बढ़े और उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इसे जल्दी खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये चाहेगा कि उनके जो बंधक हैं हमास के पास, वो बंधक वापस आ जाए मिनिमम कॉस्ट पे। यहीं पे आके बात रुक जाती है कि कॉस्ट क्या है, क्या सारे हमास के फाइटर्स को छोड़ा जाएगा, क्या उनके सारे लीडर्स को छोड़ा जाएगा, कितनों को छोड़ा जाएगा, तब जाके ये लड़ाई रुकेगी। ये कहना कि एंड स्टेट क्या होगा, क्योंकि अगर एंड स्टेट उन्होंने पूरा नहीं किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आती है एंड स्टेट। और वो एंड स्टेट क्या, हमास को वो खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमास एक सोच है, सोच को खत्म नहीं कर सकते। और खासकर हमास के फाइटर्स जो हैं, एग्जैक्टली यही बयान ईरान की तरफ से भी सामने आया कि हमास को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो एक विचार है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल को ईरान की विनाशक धमकी, हम विनाशक मिसाइलों के साथ तैयार हैं। ईरानी कमांडर अमीर अली हाजी जादे का दावा है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, हमास को खत्म करना नामुमकिन है।
तो पूरा सपोर्ट हासिल है हमास को ईरान का। एक बार फिर यह साबित होता है ईरान के रुख से गाजा जंग में ईरान महाविनाश का आगाज। जी हां, ईरान देखिए दावा क्या कर रहा है। ये आप देखिए, ईरान का दावा है कि इजराइल पर हमले के लिए मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं, हम लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सीधे सीधे कह दिया गया ईरान की तरफ से। हमास इस्लामिक जिहाद यानी PIJ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दोनों मजबूत हालत में है, ये दावा कर रहा है ईरान। हमास को खत्म करना नामुमकिन है क्योंकि हमास एक विचार है जो बढ़ता जाता है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। अगर जंग की बात करें तो देखिए जंग लेबनान तक बढ़ चुकी है। ईरान ने यह भी दावा किया है। आमिर अली हाजीजादे कमांडर है IRGC के, उन्होंने ये बयान दिया है और साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दी गई। अमेरिका को क्या चेतावनी है? कहा गया है कि अमेरिका युद्ध में शामिल ना होने को कह रहा है। अमेरिका में ईरान को धमकी देने की हिम्मत नहीं है। जी हां, अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अभियान जारी है, यानी सीधे सीधे ईरान न सिर्फ इजराइल को धमकाता हुआ नजर आ रहा है बल्कि आमिर अली हाजीजादे जो कि IRGC के कमांडर हैं, वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते हुए भी नजर आते हैं। वो ईरान जिस पर यह आरोप लग रहा है कि पूरी तरह से वो हमास के साथ है, हमास ने जो हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल पर, उसके पीछे भी ईरान का दिमाग है। राज पुरोहित साहब, अब ईरान का यह दावा जिसमें वो बड़ी चेतावनी इजराइल को भी दे रहा है और अमेरिका के साथ भी आर पार करने के मूड में नजर आता है, ये रुख कहां ले जाएगा इस जंग को? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, युद्ध विध्वंस की तरफ लेकर जाएगा। जब तक ये दो विचारधाराएं मिलकर के बैठ करके बात नहीं करती, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक तरफ इजराइल अपने एग्जिस्टेंस और अपने बंधकों के लिए लड़ रहा है, तो हमास और ईरान अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। और इस आइडियोलॉजी में जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, उनको भी वो लोग वार्न कर रहे हैं। अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज का ये जो मीटिंग हुआ था उसका एक मत नजर आता तो सऊदी अरेबिया भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, इजिप्ट भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ये अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो ये पोजीशनिंग और डिप्लोमेटिक वॉर तक, मंत्र युद्ध तक सीमित है, इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। और अगर ये जैसा कि बता रहा है मिसाइल तैयार है, तो मिसाइल तो डे 1 पे भी तैयार थी उसकी, अब तक क्यों नहीं चलाई? 36 दिन हो गए। और आगे चलाने के लिए धमकी क्यों दे रहा है? अगर उसने युद्ध करना है तो सामने आए और बात करे। जैसे ही ये युद्ध की धमकी को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, आप मान के चलिए ये युद्ध रीजनल और वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा, जो कोई भी नहीं चाहता। सर, इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ बयानों के तीर मार रहा है इजराइल के ऊपर, सामने आकर के युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज और है, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग और विध्वंसक हो गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला हुआ है और हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने हो गए हैं तबाह। और तनाव के वक्त अमेरिकी राजदूत का लेबनान दौरा हुआ है। एक और अहम डेवलपमेंट है, अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया लेबनान पहुंचे। डोरोथी शिया ने तनाव कम करने पर जोर दिया है। अमेरिकी राजदूत के लेबनान दौरे के बावजूद हमले तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जंग के बीच लेबनान में अमेरिका बारूदी ट्रेलर कैसे नजर आया, ये आपको अब हम बताते हैं। अमेरिका का जो रुख है, लेबनान से तनाव कम करने पर अमेरिका बात कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इस बीच हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह पर कर रहा है पलटवार। ऐसे में तनाव कम कैसे होगा? गाजा युद्ध में भागीदारी कम करने का संदेश दे रहा है अमेरिका। यहां पहुंचकर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल ने एनाटा शहर पर बमबारी कर दी है, लेबनान को बनाया है निशाना। लेबनान में स्थिरता पर चर्चा की है इस बीच अमेरिका ने। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं। आगे क्या होगा? इजराइल और लेबनान में युद्ध और बढ़ेगा, इसके सीधे आसार नजर आते हैं। जंग में अमेरिका की भी एंट्री संभव है। अमेरिका किस तरफ होगा यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जंग में आया तो फिर जाहिर है ईरान भी जवाब देगा। अमेरिका और ईरान की अदावत तो पुरानी है। गाजा जंग महायुद्ध में इससे बदल सकता है, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। बहल साहब,
किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अभी तो मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान अगर हुआ तो क्या अंजाम हो सकता है? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के साथ रशिया भी खड़ा हुआ है। अगर आप इसमें एक और देश को ऐड कर लें तो चाइना भी उसी प्लेटफॉर्म पर नजर आता है। बिल्कुल सही कहा समीर जी आपने। अगर आप देखिए 70 के करीब हमले किए गए हैं अमेरिकन बेसिस पे, चाहे वो सीरिया में है या इराक में है। इसका एक ही रीजन है कि अमेरिका रिस्पॉन्ड करे, अमेरिका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर लेके आए ताकि इसमें और देश भी ज्वाइन करें। अगर आपको याद होगा 2015 का जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था वो तोड़ा गया था ट्रंप के द्वारा और सैंक्शंस लगाए गए थे। कहीं ना कहीं ईरान जो है बहुत खफा है अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से यूक्रेन का इस्तेमाल किया गया अमेरिका ने रशिया को वीक करने के लिए, रशिया और चीन दोनों चाहेंगे कि अमेरिका उसी तरीके से इस जगह पे वीक हो ताकि ना वो ताइवान में या साउथ चाइना सी में कुछ भी कर सके, और साथ में यूक्रेन से फोकस हट जाए और फोकस आ जाए पैलेस्टीन के ऊपर। और ये पूरी बिग गेम चल रही है इन बड़े बड़े देशों में। ये अलग बात है कि इसमें वो अपने हथियार भी बेच रहे हैं, और चीनी हथियार को इजराइल भी खरीद रहा है, ड्रोन्स को। और मैं इसमें अगर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखें तो यही देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहे हैं। तो अभी सिचुएशन इस बात पे डिपेंड करती है कि अमेरिका कूदेगा कि नहीं, और इजिप्ट आएगा कि नहीं। और अगर अमेरिका नहीं कूदता तो शायद इतना बड़ा ना बने, चाहे लेबनान के साथ वॉर का लेवल, कॉन्फ्लिक्ट का लेवल अमेरिका की बात आप कह रहे हैं, अमेरिका जंग में तो नहीं कूदेगा ऐसा तो फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन हाँ वो चौकस जरूर है, अलर्ट जरूर है, क्योंकि हर तरीके से अमेरिका पर भी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो ईरान की बात हम क्यों न कर ले। एक और बड़ी खबर है, तुलकर्म कैंप में इजरायली सेना का हमला हुआ है। इजरायली सेना ने एक घर को बॉम्ब से उड़ा दिया है। हमले में 6 हमास समर्थक घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, देखिए हमले में 6 हमास समर्थक घायल हुए हैं। ये बड़ा अटैक किया गया था तुलकर्म कैंप में, आईडीएफ ने ये बमबारी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई देती है। और इस जंग के बीच एक बड़ी खबर यह कि ईरानी हथियारों का कारोबार बढ़ गया है। गाजा और यूक्रेन के बीच बढ़ा कारोबार, $1 बिलियन पहुंच गया है कारोबार। ये देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल हमास जंग और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग। ऐसे में जंगी हथियारों का जो कारोबार है वो बढ़ता नजर आ रहा है, $1 बिलियन तक पहुंच गया है। ईरानी उप रक्षा मंत्री मेहंदी फराही का यह दावा सामने आया है, दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग और बढ़ गई है, यह दावा किया गया है। तो गाजा जंग क्या ईरान को फायदा पहुंचाएगा, यह है एक बड़ा सवाल। इससे जुड़ी डिटेल्स ये है कि ईरानी उप रक्षा मंत्री का दावा किया गया है कि दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग बढ़ गई है। दावे में यह भी कहा गया है कि $1 बिलियन पहुंचा हथियारों का कारोबार, और मार्च 2021 से 2023 तक जबरदस्त फायदा हुआ। जी हां, ईरानी उप रक्षा मंत्री ये बड़ा दावा कर रहे हैं, फाइटर जेट और युद्धपोत बनाने की संख्या बढ़ गई है। 7,000 कंपनियों को रक्षा मंत्रालय की मदद मुहैया कराई गई है। मेहंदी फराही जो कि उप रक्षा मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। देखिए जरूरी बात क्या है, यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को हथियार बेचे, ईरान रूस को भारी संख्या में ड्रोन मुहैया करा रहा है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह के पास भी ईरानी हथियारों का दावा किया जाता है। गाजा जंग में हमास के ईरानी हथियार से हमले का दावा सामने आया था। यानी कुल मिलाकर यहां पर फायदे की स्थिति में इस वक्त अगर कोई व्यापार के नजरिए से नजर आ रहा है तो वो है ईरान। राजपुरोहित साहब ये देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा सकता है, बड़ी खबर माना जा सकता है। एक तरफ अमेरिका और चीन के हथियार जमकर बिक रहे हैं, ड्रोन्स खूब जमकर बिक रहे हैं और ड्रोन वॉरफेयर का लगातार इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ है ईरान जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है एक तरह से इस जंग को शुरू करने का, और उसका भी फायदा हो रहा है। जी समीर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा है। एक तरफ जाने जा रही है, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी के झक्का झगड़ा हो रहा है, और तीसरी तरफ ये नया पहलू जो आपने पेश किया ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ये पूरा युद्ध सिर्फ पैसे के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके तह में अगर मैं जाऊं तो मुझे फिर इजराइल के बंधक नजर आते हैं। अगर मैं उन बंधकों को किसी तरीके से रिहा कर पाऊं या इजराइल रिहा कर पाए तो क्या युद्ध का खात्मा हो जाएगा? क्या ये आइडियोलॉजी किसी और तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी?
बढ़ेगी। वो चाहे यूक्रेन था, चाहे अभी हमास और इजराइल की लड़ाई है, और इसके अलावा भी आज की तारीख में 17 से ज़्यादा जगहों पर युद्ध चल रहे हैं विश्व के अंदर। उन सब जगहों पर यही सब चल रहा है, और जहाँ जहाँ आइडियोलॉजिकल या फिजिकल डिफरेंसेस हैं वहाँ पर युद्ध के चांसेस हैं। वहाँ पर हर देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है, और इसी प्रणाली में ये हथियार भी बिकते हैं। बिल्कुल। और ये हथियारों के बाजार में अगर किसी को नुकसान होता है तो वो मानवीयता को नुकसान होता है, इंसान मरता है। जान गई है इस युद्ध में, लेकिन जो डिटेल्स है वो ये बताती हैं कि इस युद्ध से ईरान को बहुत मुनाफा हो रहा है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, वॉर के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। यूएस बोला युद्ध फैलने का पूरा खतरा है, इजराइल के रुख से हम सहमत नहीं है। अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने नेतन्याहू को दी है सलाह। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिका की ओर से इजराइल को लेकर और क्या कुछ कहा गया है। अमेरिका का रोल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका आने वाले वक्त में कैसे रिएक्ट करेगा इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। नेतन्याहू का हाल का बयान हमारे विजन से अलग है। अब इजराइल के रुख से अपने आप को अलग करता हुआ, जुदा करता हुआ अमेरिका नजर आता है। अंजलि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, नेतन्याहू ने गाजा में सैनिकों के रुकने की बात कही है, ये जानकारी। और अमेरिकी विजन गाजा पर इजरायली कब्जे का नहीं है, अमेरिकी विदेश विभाग का ये बयान है। जी हाँ, अमेरिका नागरिकों को विस्थापित करने के पक्ष में नहीं है, ये अमेरिका ने क्लियर किया है। यानी अमेरिका ये नहीं चाहता कि इजराइल पूरी तरह से गाजा पर कब्जा जमा कर बैठ जाए। और साथ ही अमेरिका गाजा पर फिर से हमास के शासन को के भी खिलाफ है, सिविलियन को टारगेट करने से खुद को रोके इजराइल। अमेरिका ये भी सलाह दे रहा है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से तो सलाह दी जा रही है बहल साहब, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इजराइल अपनी शर्तों के साथ ये युद्ध लड़ रहा है। भले अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन इजराइल जो चाह रहा है इस युद्ध में वही कर रहा है। कोई सलाह अमेरिका की सुनी या मानी नहीं जा रही है। बहुत सही कहा आपने अंजलि जी, लेकिन अगर आप अपने इंडिया का भी अगर एग्जाम्पल देखें, भारत का भी एग्जाम्पल देखें, तो जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमने भी घुसकर बालाकोट पे स्ट्राइक की थी। क्यों की थी? तब 40 के करीब हमारे जवान मारे गए थे, और अगर उनके लिए की थी, और अगर जैसे हमस ने अटैक किया था 1200 के करीब उनके सिविलियंस को का नरसंहार की तरह उन्होंने मारा उनको, और लेके गए 200 के करीब बंधक भी। तो क्या अगर भारत के साथ ये स्थिति होती तो क्या भारत यही नहीं करता पाकिस्तान के साथ या किसी देश के साथ? लेकिन बहल साहब, यहां पर एक मूल अंतर मुझे ये नजर आता है कि इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारे ऑपरेशंस को अंजाम देती है। आप जिस ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं वो भी हमने बखूबी अंजाम दिया, किसी भी सिविलियन को नहीं मारा गया। जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे वो बर्बाद किए गए। तो ये एक मूल अंतर आप देखते हैं क्या यहां पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर ढाल बना के रखा जाए सिविलियंस को, अगर सुरंगें वहीं से शुरू होती है जहां हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं या यूएन का कंपाउंड है, अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, वो सिविलियंस के साथ मिक्स रहता है, ये नहीं पता कि वो आर्म्स कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो आपके बंकर से निकलकर आपके पास आके आपके टैंक के अंदर गोला छोड़ के चला जाता है या हैंड ग्रेनेड छोड़ के चला जाता है, और तब पता चलता है कि ये तो सिविलियन नहीं था, ये हमस का फाइटर था या हमस का सपोर्टर था। तो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करना टारगेट और नॉन टारगेट में बहुत डिफिकल्ट है वहां पे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर थोड़ा सा इतिहाद लेके अगर इजराइल अटैक करे और सिविलियंस की जो डेथ्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो ना हो या इनोसेंट्स की ना हो, तो कहीं ना कहीं इस वॉर में सपोर्ट इजराइल की तरफ रहता, जो अभी कम होता जा रहा है। महत्वपूर्ण है, ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12,000 लोगों की तकरीबन मौत हुई और उनमें से 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। ये एक अहम पहलू है इस जंग का, और इसे नजरअंदाज बिल्कुल किया नहीं जा सकता। इस बीच गाजा जंग पर अमेरिका से एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा जंग पर चर्चा करेंगे बाइडेन और जिनपिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने यह दावा किया है। इजराइल हमास पर भी होगी चर्चा। कल बाइडेन और जिनपिंग की होगी मुलाकात। और अब इससे जुड़ी डिटेल्स आपको जल्दी से बता देते हैं। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है, आखिर किस मुद्दे पर होगी बात, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखिए, सारे मुद्दे हमने आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रखे हैं। गाजा जंग, इस पर तो बात होनी ही है। वहीं बाइडेन ईरान पर दबाव बनाने को कह सकते हैं, आगे जंग से ईरान को दूर रखने को भी कह सकते हैं। जिनपिंग इजराइल पर दबाव बनाने को कह सकते हैं। जिनपिंग अस्पताल पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं।
जिनपिंग गाजा से पलायन का मुद्दा उठा सकते हैं। आगे बंधकों की रिहाई पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। अब जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से अलग ये मुलाकात हो रही है और बाइडेन और जिनपिंग के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि एक और वॉर फ्रंट इस वक्त चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे पर भी तनाव बढ़ा था। याद होगा आपको, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अमेरिका के आसमान में चीन का जासूसी बलून देखने को मिला था। तो राजपुरोहित सर, ये मुलाकात तो बहुत ही अहम है। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में बैठक होगी, रूस यूक्रेन वॉर पर भी चर्चा होगी और गाजा युद्ध को लेकर के भी चर्चा होगी। और अगर अमेरिका और चीन की बात करें तो दोनों ही वॉर फ्रंट पर हमने देखा है कि इन दोनों का रुख बिल्कुल अलग है। सहमति किस पर बनेगी? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि ऐसे समय पे जबकि हालात इतने पेचीदा हो रखे हैं, विश्व के उच्चतम लीडर्स की आपस में बात करना बहुत ही जरूरी है। और ये निर्णायक मोड़ है जहां पर लोग मर रहे हैं, दो मेन यूक्रेन और इजराइल में लड़ाई चल रही है। ऐसे वक्त पर इन दोनों की बात होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इस युद्ध को रोका जाए, लोगों का मरना रोका जाए, बंधकों का छोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि जब ये लोग बात करेंगे तो इस मुद्दे को प्रायोरिटी 1 पे रखा जाएगा, इसके बाद में यूक्रेन का मुद्दा आएगा और फिर बाकी मुद्दे जो आपने बताए उन सब के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन प्रायोरिटी मैं फिर भी समझता हूं कि बंधकों की रिहाई और पिछले 2 दिन से 1 लाख से ज़्यादा हम लोग पलायन किए हैं इस इलाके से, उनके ऊपर बात होगी। कैसे इस अमानवीय युद्ध को रोका जाए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन का युद्धाभ्यास 14 से 18 नवंबर तक सैन्य अभ्यास किया जाएगा, ये तय किया गया है। यानी आज से ये युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर को बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात होनी है। चीन के साथ ड्रिल में 6 देश होंगे शामिल। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाने की इसे साजिश भी माना जा रहा है। तो दक्षिण चीन सागर एक नया टेंशन सेंटर बन गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानकारी आप देखेंगे तो आपको भी बात समझ में आएगी। सबसे पहले चीन का रुख बता दें आपको, कौन शामिल है ये भी बताएंगे। चीन की अगर बात करें तो यहाँ बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी चीन कर रहा है। 14 से 18 नवंबर को सैन्य अभ्यास होगा। अब कौन है इसमें, ये जरूरी बात है। शामिल कौन से देश है? देखिए, चीन युद्धाभ्यास के वक्त बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होगी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दी थी। वियतनाम सैन्य अभ्यास से ताइवान के साथ तनाव बढ़ेगा। वहीं कंबोडिया तनाव से अमेरिका की नाराजगी भी बढ़ सकती है। लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी देश जो हैं वो शामिल होंगे इस युद्धाभ्यास में। तो देखिए, वॉर तो हो ही रहा है हमास और इजराइल के बीच, लेकिन इस बीच कई देशों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमें नजर आ रहा है और साथ ही साथ बड़े डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है दक्षिण में, जहां चीन की गतिविधियां बहुत तेज हो गई।